अर्थव्यवस्था। तो इसका पहला टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के सोलापुर शहर से की। गरीबी का अंतर दर्शाता है गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित समितियों को सही क्रम में तो गठन की तिथि के अनुसार अलग समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति। गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। निर्माण। गरीबी रेखा के बारे में कथन सही है तो NSSO के द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ है को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। भंडारी समिति संबंधित है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन है तो NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा विनियमित किया जाता है। वह संस्था जो भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता है तो वो है RBI। किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को कहा जाता है भुगतान संतुलन। सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है बाजार मांग। एक गोल्डीलॉक अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है निम्न स्फीति स्थिर आर्थिक विकास के द्वारा। गिल्ट एज्ड बाजार से तात्पर्य है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का। भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च की तो वो है उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती। भारतीय रिजर्व बैंक का वह विभाग जो कि करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है तो वो है निर्गमन विभाग। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए उच्च संस्था है नाबार्ड। सरकार ने डैश समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए तो वो समिति थी अशोक दलवाई समिति। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है माल ढुलाई और यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित की मिश्रित अर्थव्यवस्था। कृषि की वह प्रविधि जो कि भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है वो है वाणिज्य। सुकन्या समृद्धि योजना है बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना। वह राज्य जिसमें मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है तो वो है महाराष्ट्र। पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया 2017 में। व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय औसत आय है जिसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिसको स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था तो वो थे अमर्त्य सेन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी 24 फरवरी 2019 से। भारत में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था वर्ष 2017 में। सूची 1 सूची 2 सही सुमेल है तो सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। सी रंगराजन समिति का संबंध है गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति का संबंध है
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से, और नरसिंघम समिति का संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। भारत में चावल उत्पादक राज्यों का सही आरोही क्रम है, तो वो है आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जाता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। CPEC प्रोजेक्ट है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। आय की असमानता मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा। तेल के संकट के कारण अधिकांशतः विकसित देशों ने डैश की समस्या का सामना किया है, तो इसका जवाब है मुद्रास्फीति जनित मंदी। नेफेड है एक सहकारी संगठन। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को सुझाया है नरसिंघम समिति ने। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल चाइनीज प्रयोग की लाइन पर आधारित है। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था 1995 में। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है उत्पाद कर से। नाबार्ड का लक्ष्य है ग्रामीण साख। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है 1980-85 से। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में अंतर है 3 वर्षों का। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था 2005 से। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है उदारवादिता पर, निजीकरण पर और वैश्वीकरण पर। ट्राइसेम का कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का है। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। एक कृषि उपज जिसका भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है, तो वो है कपास। सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है फसल की कटाई के बाद की हानि को कम करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संबंधित है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग से। मुद्रा योजना संबंधित है सिडबी से। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुए 2 अक्टूबर 1952 को। डैश प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं। जीवन निर्वाह खेती। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई के द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान 250 करोड़ है। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सही सुमेलन है तो फसल उपज और दूसरी तरफ है अधिकतम उत्पादक राज्य, तो जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश और रबड़ में केरल। योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग ने। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग की जाती है प्रत्यक्ष धान बीज रोपण में। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहां पर ब्याज दर में कमी होती है। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है। वह संगठन जो कि निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है वो है निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। भारत में भारतीय खाद्य निगम एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है।
सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी प्रतिशत है वो है 51.91%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गैर कृषि कार्य हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। प्रवर्तन निर्देशालय पीएमएलए और एफईएमए दोनों अधिनियम लागू करता है। भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप सिद्धांत पर वंदे मातरम योजना की फरवरी 2004 में शुरुआत की थी। भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की सूची में शामिल नहीं है अटल पेंशन योजना। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम पारित हुआ था 1948 में। ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की निगम के रूप में स्थापना हुई थी 1956 में। दिवाला और शोधन अक्षमता कोड को क्रियाशील किया 2016 में। वस्तु और सेवा कर जीएसटी की 1954 में लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। वह मंत्रालय जो 11 प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों की देखरेख करता है वो है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। वह प्रधानमंत्री जिसके नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई तो जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई थी 2017 से। नेशनल कौशल विकास कॉरपोरेशन के द्वारा कार्यान्वित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्यों के लिए शुरुआत की गई थी। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई है 26,000 किलोमीटर। भारत में मौजूद कुल शिपयार्ड में से 20 शिपयार्ड निजी क्षेत्र के हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन डीपीआईआईटी की स्थापना हुई 1995 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत की गई। आयकर अधिनियम की वह धारा जिसके अंतर्गत कृषि आय पर कर न लगाने की छूट दी गई है तथा कितने मूल्य तक की, तो इसका जवाब है धारा 10A के अंतर्गत और जो मूल्य है वो है असीमित। रक्षा अनुसंधान और नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रमों और उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नजर रखने हेतु एक स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा है जिसका नाम है डीएमईओ। धन है वस्तु। घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्य वर्धित कर में रूपांतरण की प्रथम सिफारिश की गई थी राजा चेलैया कमेटी के द्वारा। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित है, यह कथन है जेएम कीन्स का। गांधीवादी योजना का जो प्रारूप तैयार किया वो किया एसएन अग्रवाल ने। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया था जयप्रकाश नारायण ने। सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का द्योतक है, एक मिथक है, यह कथन है दीनदयाल उपाध्याय का। क्राउडिंग इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होती है। तो मांग पक्ष आपूर्ति पक्ष। कुछ देशों में माल और सेवा कर को कहा जाता है मूल्य वर्धित कर। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था राजस्थान में। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था मोहम्मद यूनुस ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को। भारत के बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानताएं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है कृषि में। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में
सबसे गरीब की सहायता। दूसरा टॉपिक है आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय बजट। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि 70,000 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है 2027 तक। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करता है एनएसओ। भारत में बजट में 2013-14 वर्ष वस्तु लेन देन कर सीटीटी प्रस्तुत किया गया था। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है जीडीपी से। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत सरकार ने नीति आयोग, जो कि आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, में नीति का पूर्ण स्वरूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए 4% एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। अगला पॉइंट है लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, तो BKRV राव। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या है? तो वो है 17.64%। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल। भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन है तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा उस समय। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। भारत में योजना अवकाश की समयावधि कितनी है? तो वो है 1966 से 1969। 11वीं पंचवर्षीय योजना समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूचिका। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी पीसी महालनोबिस ने। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। भारत में आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। 10वीं योजना की अवधि है वर्ष 2002 से 2007 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1997 से 2002। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था में पहली पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग था एक असंवैधानिक निकाय। 8वीं योजना के अंतर्गत
जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 5.6%। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग का स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से 1997 तक। विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय सहायतार्थ अनुदान क्षेत्र में हुआ। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। भारतवर्ष में फ्री फ्लोट विनिमय दर व्यवस्था लागू है। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर है, तो वो है 10%। रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था जनता पार्टी के शासनकाल में। JNNURM का संबंध शहरी अधोसंरचना का सुधार करने से है। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्रतर, संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीति यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। भारत का योजना आयोग है एक सलाहकार बोर्ड। भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है जनसंख्या वृद्धि। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था चेलैया समिति के द्वारा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में। 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था सरकारी आदेश से। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग है, तो वो है सूती वस्त्र का उद्योग। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 1997 से वर्ष 2002। तीसरा टॉपिक है कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना। SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार निर्माण। अगला पॉइंट है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए संगठन सर्वेक्षण करता है, तो NSSO नाबार्ड का लक्ष्य क्या है ग्रामीण साख। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। पूरा प्रारूप प्रस्तावित किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है, तो 1 हेक्टेयर से कम। भारत का वह राज्य जिसमें कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो वो है प्रश्नकाल के समय था आंध्र प्रदेश और वर्तमान में गुजरात। अगला पॉइंट है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत डैश समूह को अनुमति दी गई थी, तो सलीम समूह। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है कर्नाटक। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कथन है, तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है, तो वो है नाबार्ड। भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था वर्ष 1991 में। भारत में निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत की बैंकिंग प्रणाली
में उच्चतम बैंक है तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा कर जो कि केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है, तो वो है केंद्रीय उत्पादन शुल्क। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो किसानों को मकान ऋण। हरित क्रांति की सफलता की उपलब्धता निर्भर है बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं पर और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। योजना आयोग एक परामर्शदायी संस्था है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर, वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर। प्रश्नकाल के समय था प्रत्यक्ष कर और आज है अप्रत्यक्ष कर। भारत की उन्नति संतोषजनक रही कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है रोजगार बढ़ाने को। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है उद्योग। विभाजन के कारण भारत का जूट तथा रुई उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। भारत में कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है दाल का। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था सिंदरी में। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम, मूल्य स्तर समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निर्यात के समान मानी जाती है। अगला पॉइंट है केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के भारत का सार्वजनिक खाते में जमा होती है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून तक। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय हैं सूती वस्त्र उद्योग में। अगला टॉपिक है मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। डैश कोई भी मुद्रा है जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है। इसके अलावा इस प्रकार के पैसे को सोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, तो इसका जवाब है फिएट मुद्रा। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करती है। अगला पॉइंट है कि भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। डैश केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगते हैं वह है रेपो रेट। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को ब्लॉकचेन जाना जाता है। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। वह व्यापारिक बैंक जो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, तो भारतीय स्टेट बैंक। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। गुल्लक बच्चा बैंक है पटना में। वह बॉन्ड जिसके द्वारा भारतीय संस्थान
विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। मसाला बॉन्ड। भारत में सेवा कर राजा जे चेलैया समिति की सिफारिशों से लागू हुआ। वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों के द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है, तो वो है स्टाम्प शुल्क। बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर से। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982। भारतीय उद्योग विकास बैंक 1964। भारतीय उद्योग ऋण और निवेश निगम 1955। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 1987। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार। ट्राइसेम रोजगार। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति और नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है वित्त मंत्रालय। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा कपड़ा के निर्यात से कमाता है वर्तमान में। प्रश्नकाल के समय कपड़ा और वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पाद। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है गर्म मुद्रा। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया था 31 मार्च 1997 को। भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था 1994-95 में। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी वर्ष 1956 में। नई मुद्रा यूरो प्रारंभ की गई 1999 में। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा वृद्धि। एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है ब्याज दर। प्रत्यक्ष करों में से निगम कर सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। 2 परोक्ष कर हैं बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था जुलाई 1991 को। बैंकों द्वारा लाए गए क्रेडिट कार्ड भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। भारत के लिए यूएसए वर्तमान में जापान के द्वारा देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। नाबार्ड उधार देता है कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को। भारतीय मुद्रा छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारत सरकार के द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है 8%। नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर को विनियंत्रण आधारित है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की एग्जिम बैंक के द्वारा। भूमि विकास बैंक सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है। सबसे बड़ा एकल साधन जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है निगमित कर। केंद्रीय सरकार का कर नहीं है भूमि राजस्व। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी। सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है अप्रत्यक्ष कर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में 6 बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (सीपीआई) संयुक्त मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक के रूप में उपयोग की गई। नई प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है धन का सीमांत ब्याज पर। वस्तु और सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है वह दर जिस पर राज्य और केंद्र के लिए कर राजस्व से पहले के समान रहे। 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था को फेमा 2002 के अंतर्गत स्वीकृत की। वह इकाई जिसका मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है तो वो है SDR। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को 25% सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है 1 रुपए के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट। 5वां टॉपिक है भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार। G7 का सदस्य नहीं है रसिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है। यह भारत में स्टॉक एक्सचेंजों और पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड है। नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है ग्रेट ब्रिटेन। भारत में सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ था 2005 में। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से बनता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। WTO अस्तित्व में आया था जनवरी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष है पीटर सदरलैंड। साफ्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। 6वां टॉपिक है विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे 2 अक्टूबर 1952 को। वह उपागम जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है वो है सक्षमता उपागम। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। भारत में मिश्रित तरह की अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अर्थव्यवस्था में 1998 का नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को महत्वपूर्ण विकास हुआ है। अगला पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है तो वो है तृतीयक क्षेत्र। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिव्यक्ति के कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति में मंद गति के कारण। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। 7वां टॉपिक है भारतीय कृषि। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार हेतु भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय है सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्गत मूल्य।
कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव। सही सुमेलन है। धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक फर्टिलाइजर से। गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज के उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडे के उत्पादन से। और लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस का उत्पादन। अगला पॉइंट है कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन। अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अधिक उपयुक्त है। रबी की फसलें हैं आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूं, मटर, मसूर। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है वर्षा बीमा। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करेंगे। तना काट आमतौर से गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है 8वां विविध। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ था 1991 के बाद। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है पीएम पोषण योजना। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो कि एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ प्रौद्योगिकी ला सकती हैं।